नमस्कार दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति या देश दोनों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी पैदा करता है। कोई आदमी बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड कब कहलाता है? अब मान लिया कि आपके परिवार में से कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई या तैयारी करते हैं और कुछ लोग घर संभालते हैं। तो उनमें से बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड कौन कहलाएगा? अब जो ऑलरेडी जॉब पर है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जितने भी हाउस वाइफ जो घर संभालती हैं, क्या वो भी बेरोजगार के कैटेगरी में आएंगे? देखिए, भारत में आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में रखा गया है, जो कि गैर कानूनी है। वहीं दूसरी ओर 60 वर्ष में रिटायरमेंट का प्रावधान है। मतलब देखा जाए तो हर वो आदमी जिसकी उम्र 15 से 59 के बीच में है और वो चाहता है कि मार्केट रेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे नौकरी लगे, पर उसे जॉब मिल नहीं पा रही, तब हम उसे बेरोजगार कहें। अब इसी एज रेंज में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, बस टाइम पास करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? देखिए, ऐसे लोग बोझ होते हैं परिवार और देश दोनों के ऊपर, क्योंकि ये कमाने वाले जितना ही खाते हैं, संसाधन भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं, प्रदूषण और गंदगी भी उतना ही फैलाते हैं, लेकिन ये ना तो घर की अर्थव्यवस्था बढ़ा पाते हैं और ना ही देश की। जिस तरह घर में जितने ज्यादा लोग कमाएंगे उतना अच्छा घर चलेगा, ठीक वैसे ही देश में जितने ज्यादा लोग कमाएंगे देश भी अच्छा चलेगा। पर होता यह है कि देश के 15 से 59 साल के कुछ लोग कमाते हैं और बाकी के एज के लोग उन पर डिपेंड रहते हैं। अब कमाने वाले एज में भी लोग नहीं कमाना चाहेंगे या बेरोजगार रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जिस देश में बेरोजगारी ज्यादा होती है वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाती। हम लोग देश की प्रोग्रेस जीडीपी में मापते हैं। जीडीपी क्या होता है, इस पर विस्तार से जानने के लिए ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखिए। टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, देश के नेता जीडीपी में जो जरूरी फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे बेस ईयर बदलकर कभी क्वार्टरली या ईयरली डेटा की रियलिटी को छुपाकर आपको एक स्टेबल जीडीपी रिपोर्ट दिखा देते हैं। और मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है आईएमएफ चीफ गीता गोपीनाथ का और आरबीआई चीफ रघुराम रंजन का। असल बात यह है कि देश जब से आजाद हुआ है, बेरोजगारी की समस्या कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई। 10% अमीर लोग देश की इकोनॉमी और जीडीपी में सही से कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी के 90% लोग वर्क प्रेशर, बेरोजगारी और गरीबी जैसी चीजों से रोज संघर्ष करते हैं। ये एक बड़ी बात पर न्यूज चैनल वाले कभी इस पर बात नहीं करेंगे। इससे जीडीपी का डेटा तो मेंटेन हो जाता है, पर प्रोग्रेस तो तब होगा ना जब देश के बाकी लोग भी जीडीपी में अपना सहयोग दे सकेंगे। और यह तब ही संभव है जब हर आदमी के पास पैसा और रोजगार हो। गैस फ्री करने या मोबाइल और लैपटॉप बांटने से रोजगार नहीं बढ़ता, और सिर्फ जीडीपी का डेटा ही नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो निकालते हैं ये लोग, उसमें भी डेटा आज तक सही से नहीं मिल पाया। अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो जीडीपी हर साल बढ़ा है और बेरोजगारी भी हर साल बढ़ी, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर ये अजूबा सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर डेटा एक्यूरेट होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि इंडिया के अंदर सर्वे करके ये बताती है कि कितने बेरोजगार हैं। इसके कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, तो गवर्नमेंट अपना ही डेटा क्यों खराब दिखाएगी? तो कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तब एक इंडिपेंडेंट विंग बनाई गई, एनसीएस। इसका काम था बिना गवर्नमेंट के दखल के सारे डेटा को रिव्यू करना, पर इसका भी हाल वैसा ही हुआ। जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो इसमें अपने लोगों को इम्प्लांट कर देती है और बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। इस चक्कर में हर साल इसमें से लोग रिजाइन करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट को इसमें घुसना ही है तो अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने का क्या जरूरत है? जो पहले चला आ रहा था वही सिस्टम होना चाहिए। हर साल हम एम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं
जो कि घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभी करेंटली 7.3% चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है हर वो आदमी जो पहले से काम कर रहा है प्लस वो आदमी जो कि काम करना चाहता है। अगर आपसे कोई कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.3% है, उसका मतलब है कि हर 100 में से 7 आदमी बेरोजगार है। प्यून, जिसे हम चपरासी कहते हैं, उसके लिए न्यूनतम आवश्यकता 10वीं कक्षा होती है। यूपी में 62 चपरासी की नौकरी के लिए 93,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें से 3,000 से भी ज्यादा पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने आवेदन किया। वहीं गुजरात हाईकोर्ट में चपरासी और जमानतदार के 1149 पोस्ट के लिए 1,59,000 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 19 डॉक्टर्स और 5,446 लॉ, साइंस और कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट। सरकार जीडीपी और बेरोजगारी का डेटा छुपा तो लेते हैं, लेकिन जॉब एप्लीकेशन के इन आंकड़ों से उनकी सारी पोल खुल जाती है। अब जितने भी लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि 2-4 हजार का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, या फिर उनके कास्ट का नेता जीत कर सरकार में आएगा और कुछ जुगाड़ लगेगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी, या फिर किसी दिन आसमान से एक नेता फरिश्ता बनकर आएगा जो सबको नौकरी दिला देगा। मस्त प्लान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 53 मिलियन भारतीय बेरोजगार हैं, जिसमें से 35 मिलियन वैसे लोग हैं जो नौकरी को लेकर एक्टिव और सीरियस हैं तथा जी जान से लगे हुए हैं, और 17 मिलियन लोग वैसे हैं जो जॉब तो करना चाहते हैं पर एक्टिव रूप से तलाश नहीं करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के अनुसार इतनी बड़ी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 2030 तक हर साल लगभग 1 करोड़ नई नौकरियां चाहिए होंगी। मतलब हर महीने लगभग 8,30,000 नौकरियां, या कह लो हर दिन लगभग 27,000 नौकरियां चाहिए, तब जाकर 13 साल में बेरोजगारी खत्म होगी। आज से भी अगर काम शुरू करके रेगुलर रखा जाए तब भी 13 साल लगेगा, और तब सोचने वाली बात यह है उस वक्त आपकी उम्र क्या हो। आप कितना भी बड़े फैन बने या तारीफ कर ले किसी भी सरकार का, पर सच बात यह है कि यह काम कर पाना किसी भी सरकार के बस की नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बेरोजगारी होने के बाद भी कंपनियां ज्यादा पैसे लगाते हैं HR पर ताकि उन्हें काम करने वाले लोग मिल सके। फिर भी 68% HR का कहना है कि रिक्रूटिंग के टाइम उनको काफी दिक्कत होती है, क्योंकि एंट्री लेवल की स्किल्स भी नहीं मिलती है लोगों में। उनका कहना है कि एंट्री लेवल की स्किल्स भी लोगों में मिल जाए तो हम उनको हायर करें, पर ऐसा हो नहीं पाता। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था संकट, ये सब दिक्कत तो है ही, साथ ही साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम और लोगों में सरकारी नौकरी के प्रति पागलपन, ये भी बहुत बड़े जिम्मेदार है बेरोजगारी के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकारी नौकरी के सामने प्राइवेट नौकरी को कुछ भी नहीं समझा जाता, और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डिग्री तो दिला देता है पर स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाता। एजुकेशन सिस्टम पर ऑलरेडी वीडियो है जो कि ऊपर आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। टॉपिक पर वापस आते हैं, तो यही वजह है कि स्किल्स की कमी के कारण सिर्फ जो डिग्री है वो जॉब दिलाने में सक्षम नहीं है। और तो और सरकारी जॉब के प्रति लोगों की मानसिकता होती है कि एक बार सरकारी जॉब लग जाए बस लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा, जॉब एकदम सेफ है। ये चीजें अक्सर सरकारी दफ्तरों में देखने को भी मिलती है, जब आपको 10 मिनट का काम के लिए भी घंटों इंतजार करवाया जाता है। अब इतने आराम से काम होगा, 10 बार ब्रेक लिया जाएगा, तो फिर काम समय पर कैसे होगा। यही कारण है कि ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में पेंडिंग फाइलें ज्यादा होती हैं। अब ऐसा आराम वाला जॉब के चक्कर में बच्चे अपने 8-10 साल तैयारी में बर्बाद कर चुके होते हैं, उसमें भी परीक्षा समय पर नहीं होते। इसी तरह परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट समय पर नहीं आता, और अगर रिजल्ट आ जाए
तो ज्वाइनिंग प्रोसेस समय पर नहीं होती। कोई भी कंपनी या संगठन आपकी डिग्री देखकर पैसा नहीं देता है। आपको पैसा इस बात का मिलता है कि आप अपने स्किल्स से कंपनी का कितना फायदा कराते हैं। अगर आप खुद किसी कंपनी के मालिक होंगे तो आप उसी को 10,000 की सैलरी दोगे जो आपको 1 लाख का प्रॉफिट कमा के देगा। अब यहाँ पर गेम चेंज वो लोग करते हैं जो 10,000 में भी 5 लाख का काम करते हैं। अगर सिर्फ डिग्री देखकर ही जॉब मिलना होता तो इंडिया में इतनी बेरोजगारी नहीं होती। इस बेरोजगारी का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग कंसल्टेंसी खोलकर जॉब दिलाने के नाम पर स्कैम या ठगी करते हैं। अब कोई बेचारा जो हर तरफ से धक्का खाकर थक चुका होता है वो इन सब स्कैम में फंस जाता है और ऐसे न्यूज अक्सर हमें देखने सुनने को मिलते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सेटिंग या जुगाड़ लगाकर जॉब पा तो लेते हैं पर उसके लिए भी मोटा रकम चुकाना पड़ता है। ऊपर से एक खतरा हमेशा बना रहता है कि पता नहीं कब इस सेटिंग या जुगाड़ का भांडा फोड़ हो जाए और जॉब होल्डर के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए। मेरा एक दोस्त है जो हर चीज में एक्टिव और तेज था। 2-3 जॉब एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो डिमांड किया हुआ अमाउंट नहीं दे पाए। तब उसने मुझसे पूछा था कि भाई जब पैसे और जुगाड़ से ही नौकरी लगना है तो फिर डिग्री और परीक्षा के लिए इतनी मेहनत क्यों? और इस सवाल का जवाब मेरे पास ना तब था और ना अब है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।